हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग इंडियन फिजियोग्राफी के इस क्वेश्चन सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज इसका लास्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। आजकल हम ये नोटिस कर रहे हैं कि ज्योग्राफी जो है बीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि पिछले 3-4 साल में इसमें 15 से 17 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए हम लोग इस सीरीज़ को शुरू किए हैं और कोशिश रहेगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट इससे मिल पाए। तो आइए देर न लगाते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ अ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट। देखिए, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन को भी डिस्कस किया था, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए लार्जेस्ट एरिया अंडर डेसिडिवस फॉरेस्ट कवर पूछा है 65th बीपीएससी में। ऐसे ही 63rd में भी पूछ चुका है। तो इसके हिसाब से कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा जो है फॉरेस्ट है परसेंटेज वाइज। ठीक, यदि इसको देखें ऑप्शन को, तो इस ऑप्शन में से इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। ये कैसे हम लोग जानते हैं कि इसमें कौन से स्टेट में कितना फॉरेस्ट कवर है? एक रिपोर्ट भारत सरकार निकालते ही ISFR रिपोर्ट, ये 2021 में लेटेस्ट पब्लिश हुआ था। थोड़ा क्रॉस चेक आप लोग कर लेंगे। वैसे इसको कहते हैं इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। इसके तहत जो मोस्ट डेसिडिवस फॉरेस्ट की बात होती है, तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, फिर अरुणाचल में है, फिर अपना छत्तीसगढ़, शॉर्टकट में लिखते हैं छत्तीसगढ़, फिर या देखेंगे आगे तो उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र। ओके। एक चीज़ और हम इसमें एक फैक्ट देखें तो टोटल फॉरेस्ट कवर जो है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अपने भारत के टोटल एरिया का टोटल फॉरेस्ट कवर, तो ये 21.71% है अब टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ मेघालय प्लेट्यू। मेघालय प्लेट्यू तो भुवन हिल्स, गारो हिल्स, खासी हिल्स, जैंतिया हिल्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं गारो, खासी और जैंतिया जो है मेघालय प्लेट्यू का पार्ट है, लेकिन भुवन हिल जो है इसका पार्ट नहीं होगा। भुवन हिल्स की बात करें तो ये असम एंड मिजोरम के बाउंड्री पे पाया जाता है। ठीक है, ये पहाड़ी भुवन पहाड़ी जो है असम और मिजोरम के बीच में पाया जाता है। ठीक है। अब देखिए मेघालय प्लेट्यू की बात करें तो मेघालय प्लेट्यू जो है ना एक काइंड ऑफ ब्लॉक माउंटेन है। ठीक है, ब्लॉक माउंटेन। ये ब्लॉक माउंटेन कैसे बनता है इस पे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो जब अर्थ क्रस्ट जो है, अर्थ का क्रस्ट जो होता है ज़्यादा स्ट्रेच कर जाए, जब स्ट्रेच होता है तो उसमें एक फॉल्ट के पास दरार जो होता है वहाँ से वो ब्रेक हो जाता है। ब्रेक कहाँ हो जाता है? एट द रेट फॉल्ट के पास। ठीक है, इसे तो ब्लॉक माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। जैसे यहाँ पे ऐसे देखिए, ऐसे 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 ऐसे, ये कुछ लैंडमार्क जो है नीचे धंस जाएगा, कुछ ऊपर उठ जाएगा, इसी को ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। इससे ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो अपर अफ्लूटमेंट वाला ये पार्ट जो है ब्लॉक माउंटेन का, इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग हॉर्स्ट कहते हैं, HORST, हॉर्स्ट। और ये डाउनवर्ड वाले को क्या कहते हैं? तो ग्रैबन कहते हैं। ये भी ध्यान में रखेंगे हम लोग। और ये मेघालय प्लेट्यू में गारो, खासी, जैंतिया हिल है, जो कि वहाँ के लोकल ट्राइबल्स के नाम पे रखा गया है। ओके। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फ्लोइंग सॉइल इज डिपोजिटेड बाई रिवर। कहते नदी के द्वारा कौन से मिट्टी का या मृदा का ये डिपोजिशन होता है? तो अपना आंसर हो जाएगा एलुवियल सॉइल, यानी जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मृदा। ये जलोढ़ मृदा जो है दो तरह का होता है, एक खादर होता है, एक बांगर होता है। खादर जो है न्यू जलोढ़ या एलुवियल सॉइल है, बांगर ओल्ड होता है। ठीक, जहाँ पे फ्रिक्वेंटली बाढ़ वगैरह आता है वहाँ पे खादर मिट्टी पाया जाता है, या और बांगर जो है जहाँ पे कभी एक बार कभी आया ओल्ड डिपोजिशन जो एलुवियल सॉइल का है, उसको बांगर सॉइल कहा जाता है। ठीक है। और एलुवियल सॉइल जो है अपने भारत के लगभग 40% एरिया को कवर करता है, ये ध्यान में लोग रखेंगे, जलोढ़ मृदा। ठीक है। देखिए अब यहाँ पे लाल मिट्टी की बात की गई, रेड सॉइल की, तो रेड सॉइल के बारे में कुछ डिटेल देख लेते हैं। ये जो है ना इग्नियस रॉक से बनता है, इग्नियस रॉक यानी आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान जो है इसके इरोजन होने से बनता है चट्टान, ये देख लेंगे।
क्या लिखा गया यार, एक मिनट, आग्नेय चट्टान, ठीक है। ब्लैक सॉइल की बात करें तो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं हम लोग ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल जो है ना, कॉटन की खेती के लिए, कॉटन कल्टीवेशन के लिए काफ़ी सूटेबल होता है। इसी में कॉटन की खेती होती है और भारत के पश्चिमी भाग में पाया जाता है, अधिकतर पश्चिमी भारत में, ठीक, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में मिलता है। और इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं, काली मिट्टी को, इसको रेगुर सॉइल भी कहा जाता है, रेगुर मृदा, रेगुर सॉइल भी कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लेटराइट सॉइल है, लेटराइट, इसको भी देख ही लेते हैं। तो लेटराइट सॉइल जो है, इसमें क्या होता है, ये जो है ना आयरन ऑक्साइड में रिच होता है, काफ़ी इसमें प्रचुरता होता है आयरन ऑक्साइड का। ये वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट, पूर्वी और पश्चिमी, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट, पश्चिमी एंड पूर्वी घाट में ये क्षेत्र में पाए जाते हैं ये मिट्टी, ठीक है। इसी मिट्टी में, चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, आगे भी लेटराइट सॉइल आएगा हमारे क्वेश्चन में, ठीक। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया हैज़ बीन फॉर्म ड्यू टू द विदरिंग ऑफ। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में था ये ब्लैक सॉइल, और ब्लैक सॉइल को ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। कह रहा है ये कैसे इसका फॉर्मेशन होता है। इसका फॉर्मेशन जो होता है ड्यू टू द विदरिंग ऑफ फीजर वोल्केनिक रॉक। ये फीचर क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि ज्वालामुखी जो है वोल्केनो अपना ऐसे इरप्ट होता है, ये ऐसे ऐसे बनता है ये, ठीक। तो ये बीच में जो दरार होता है इसमें, ठीक, जिससे लावा बाहर आता है, इसको फीसर कहते हैं, ठीक, इसको फीसर कहते हैं। इससे क्या निकला, अपना लावा निकला। लावा जब ठंडा होता है, ठीक, तो कठोर हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, सॉलिडिफाई होता है, फिर इसका इरोजन होता है। इरोजन होने के बाद जो मिट्टी बनती है इसको काली मृदा या ब्लैक सॉइल कहा जाता है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। और ये ब्लैक सॉइल जो है मोस्ट ऑफ द दक्कन के पठार के क्षेत्र में पाया जाता है। दक्कन प्लेट्यू का जो एरिया है, प्लेट्यू, एक मिनट स्पेलिंग गलत हो गया, दक्कन प्लेट्यू के क्षेत्र में पाया जाता है काली मिट्टी, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्वेश्चन इज लेटराइट सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन, लाइक लेटराइट मृदा जो है कहाँ पाया जाता है। तो लेटराइट मृदा जो है अपने जनरली इसमें पाया जाता है कर्नाटक में, हाँ कर्नाटक के क्षेत्र में पाया जाता है लेटराइट सॉइल ये। और ये ओवरऑल देखा जाए तो वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट के क्षेत्र में पाया जाता है, तो कर्नाटक उसी क्षेत्र में आ गया, ठीक है। जैसे कर्नाटक हो गया, फिर तमिलनाडु हो गया, आपका केरला हो गया, इन सब क्षेत्र में लेटराइट सॉइल पाया जाता है। और लेटराइट सॉइल की बात करें तो इसमें एक प्रोसेस होता है लीचिंग, लीचिंग का प्रोसेस होता है जिसको निच्छालन भी कहा जाता है। निच्छालन की वजह से जो है ना इसकी फर्टिलिटी, उर्वरता जो है कम हो जाती है, इस वजह से ज़्यादा सूटेबल नहीं होता है खेती के लिए। लेकिन हाँ, इसमें जैसे काजू वगैरह का खेती अच्छे से हो जाता है, काजू, इसको केशव नट भी का केशव नट कहते हैं, ये लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवर क्वेश्चन इज एट विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स डू अलकनंदा एंड भागीरथी कंबाइन टू फॉर्म रिवर गंगा। कह रहा है अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पे मिलते हैं जहाँ से गंगा की शुरुआत होती है। तो हम सभी जानते हैं कि इसका आंसर जो हो जाएगा रुद्रप्रयाग, सॉरी देवप्रयाग हो जाएगा। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलते हैं और वहाँ से गंगा के रूप में जाने जाते हैं। देखिए इसको हम लोग इस फिगर से भी जान सकते हैं। ये यहाँ पे कहाँ गया, देवप्रयाग, ये रहा देवप्रयाग, ठीक है। इधर से ये आ रही है अपनी भागीरथी नदी, भागीरथी नदी आ रही है इधर से, ठीक है। ये यहाँ आया भागीरथी, और ये अलकनंदा तो ऐसे आ ही रही है। यहाँ पे ये जो मीटिंग पॉइंट है इसको देवप्रयाग कहा जाता है, ओके। सॉरी, अभी अलकनंदा की बात करें थोड़ा सा, तो अलकनंदा का ओरिजिन कहाँ होता है। तो अलकनंदा का ओरिजिन यदि हम देखें तो इसको यदि आप ट्रेस करेंगे तो ये सतोपंत ग्लेशियर जो है बद्रीनाथ के पास, ठीक है, ये बद्रीनाथ है यहीं पे, यहाँ से इसका उद्गम स्थल है अलकनंदा नदी का। और भागीरथी की बात करें तो भागीरथी जो है अपना गंगोत्री ग्लेशियर, गौमुख के पास से निकलता है। ये उत्तर काशी जिला में, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। उत्तर काशी जिला कौन से स्टेट का, तो उत्तराखंड का।
यहाँ से गंगोत्री ग्लेशियर निकलती है भागीरथी, इधर सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा, और ये आगे जो है यहाँ पे आके देवप्रयाग बनता है। ऐसे ही बाकी को भी देख लेंगे। कामेत ग्लेशियर से धौली गंगा निकलती है और ये अलकनंदा यहाँ पे ये आके मिल जाते हैं, तो इसे विष्णु प्रयाग बन जाता है। फिर ये पंच प्रयाग जो अपना है, विष्णु प्रयाग, हरेंद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। तो ये आप लोग थोड़ा सा इस फिगर के माध्यम से याद कर लेंगे कि किस प्रयाग में कौन कौन से नदी जो है मिलते हैं आके, ठीक। और ये एक जो भारत का सबसे हाईएस्ट बांध है, इंडियाज हाईएस्ट डैम, टिहरी डैम। टिहरी डैम जो है या टिहरी बांध, ये जो है अपने भागीरथी नदी पे ही है, ठीक है, बनी हुई है। टिहरी, देखो टिहरी बांध है यहाँ पे। टिहरी बांध किस पे है? तो भागीरथी नदी पे, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में हरिद्वार दिया हुआ है, हरिद्वार। तो हरिद्वार के बारे में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है कि हरिद्वार के पास से ही आके गंगा नदी जो है भारत के मैदानी भाग में प्रवेश करती है, प्रवेश, ठीक, ये ध्यान में रखेंगे। अब ऋषिकेश है तो इसके बारे में एक फैक्ट देख लीजिए। ऋषिकेश को जो है योगा कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, योगा कैपिटल ऑफ वर्ल्ड ऋषिकेश को कहा जाता है, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और क्वेश्चन इज बद्रीनाथ धाम इज इन विच स्टेट। देखिए बद्रीनाथ फिर पूछ दिया, तो ये कहाँ है? उत्तराखंड में है, हम सभी जानते हैं। और कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट भी याद रख लेंगे आप लोग, तो चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम पाया जाता है, अवस्थित है, सॉरी, पाया क्या ही जाएगा, है ही वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज्यूम्स इंपॉर्टेंस इन बीइंग ए गुड लिंक बिटवीन ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे ये वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट, और ये पूर्वी घाट है, तो ये दोनों के बीच में गुड लिंक क्या है? तो देखिए हम सभी जानते हैं, जब हम लोग पढ़े थे कि वेस्टर्न घाट पिछले वीडियो में देखे थे, और ये ईस्टर्न घाट जहाँ पे मिलता है ये, और इस पहाड़ी का नाम क्या है? नीलगिरी माउंटेन जो है यहाँ पे मिलता है। और इसी नीलगिरी माउंटेन के पास के में जो है सत्यमंगलम, यानी ऑप्शन ए सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, ठीक है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ठीक है, याद ध्यान रखेंगे। तो इसका ये आंसर हो गया। अब ये नागरहोल की बात करें तो नागरहोल कहाँ है? अपना कर्नाटक में है, ठीक। शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्रा में है, ये ध्यान में रखेंगे। नागरहोल कर्नाटक, शेषाचलम आंध्र प्रदेश। और जहाँ पे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट मिलते हैं और नीलगिरी माउंटेन का पार्ट बनता है, वहीं पे जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्वेश्चन इज रिवर तेल इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच फॉलोइंग रिवर्स। तेल नदी जो है निम्नलिखित में से किस नदी का सहायक नदी है? तो इसमें जो ऑप्शन है, इसमें इसका कोई सहायक नदी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई, नन ऑफ द अबव। तो तेल किसका ट्रिब्यूटरी है, किसकी सहायक नदी है? तो ये महानदी का सहायक नदी है, ठीक है। तेल ओंग जोंग ये सब जो है अपने महानदी का सहायक नदी है, ठीक। देखिए अब यहाँ पे बागमती है, तो बागमती की बात करें थोड़ा सा, तो बागमती जो है महाभारत श्रेणी जो हिमालय का है नेपाल में, महाभारत श्रेणी से इसका उद्भव होता है, वहीं से निकलती है, और ये बिहार के सीतामढ़ी में इंटर करता है, ठीक है, सीतामढ़ी में इंटर करता है और बाद में कोसी में मिल जाता है। ये ध्यान में हम लोग रखेंगे, बिहार स्पेसिफिक है, इस रिवर को जानना जरूरी है। घाघरा की बात करें तो घाघरा नदी भी ये कहाँ से निकलती है? तो मापचा चुंग या मापचा चुंग ग्लेशियर है, हिमनद है, कहाँ? तो तिब्बत में, यहाँ से निकलती है। और बाद में ये गंगा में कहाँ मिल जाती है? गंगा में कहाँ पे आके मिल जाती है? एक जगह है जिसका नाम है सारण, ठीक है, यहाँ पे आके मिल जाती है। अब देखिए ऐसे ही गंडक है, तो गंडक के बारे में हम लोग थोड़ा फैक्ट देख लें। तो गंडक नदी जो है अन्नपूर्णा श्रेणी से, अन्नपूर्णा हिमालय से निकलती है, अन्नपूर्णा हिमालय से निकलता है, और ठीक है, जो कि नेपाल में है। और यहाँ से निकलने के बाद गंगा में कहाँ मिलता है? तो गंगा में जो है पहलेजा घाट के पास। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि बिहार में कौन से ज़िला में पहलेजा घाट है। ये काफ़ी
मतलब पवित्र स्थल भी इसको माना जाता है, लोग यहाँ पे जाके स्नान वगैरह करते हैं शुभ दिनों में, ठीक। और कमला की बात करें तो कमला नदी जो है अपना महाभारत श्रेणी से निकलती है, महाभारत श्रेणी, ठीक। और बिहार में मधुबनी में इंटर करती है ये, मधुबनी में, और आगे जाके बागमती में मिल जाती है, बागमती में, सॉरी, बागमती में जाके इसका मीटिंग हो जाता है, ध्यान में हम लोग रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो इसमें ध्यान रखेंगे रिवर तेल नदी जो है महानदी की सहायक नदी है, इसमें से कोई इसमें ऑप्शन इसका सही नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन ई आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, इन इंडिया यारलंग जंगबो रिवर इज नॉन एज, तो यारलंग जंगबो को हम लोग ब्रह्मपुत्र के नाम से है, हम सभी जानते हैं, या इसको यारलंग जंगबो जो है तिब्बत में कहा जाता है, ठीक है, तिब्बत में इसको ब्रह्मपुत्र को यारलंग जंगबो कहा जाता है। और इसका एक दो और अलग अलग नाम है, ये हम लोग देख लेते हैं। इसको जो है दिहांग नाम से भी जाना जाता है। दिहांग जब ये इंडिया में एंट्री मारती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहा जाता है। कन्फ्यूजन नहीं होंगे दिहांग और दिवांग, दिवांग इसका सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र का, और दिहांग अरुणाचल में ब्रह्मपुत्र को ही कहा जाता है। और ये ब्रह्मपुत्र जब आगे जाके बांग्लादेश में जाती है तो इसको जमुना के नाम से जानते हैं, यमुना नहीं, यमुना इज डिफरेंट रिवर, जमुना कहाँ, तो बांग्लादेश में, ठीक है। और ये जब इतना बात हो गया तो यारलंग जेंगबो यानी ब्रह्मपुत्र नदी का उत्पत्ति कहाँ से होता है, तो ये जो है यारलंग जेंगबो ओरिजिनेट्स फ्रॉम चेम यंग दंग ग्लेशियर। कहाँ पे है ये कैलाश मानसरोवर के पास है, ठीक, कैलाश मानसरोवर कहाँ, ये तिब्बत में, यहाँ से निकलता है, ठीक है, ये हम ध्यान में रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राइएस्ट रीजन, इसमें से कौन सा जो है सबसे सूखा हुआ आर्द्र क्षेत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी लेह। ये लेह जो है एक कोल्ड डिजर्ट है, ठीक, कोल्ड डिजर्ट है ये। यहाँ ये सबसे सूखा हुआ क्षेत्र आर्द्र क्षेत्र इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें जो एनुअल रेनफॉल है, वार्षिक वर्षा का जो रेट है यहाँ पे वो जो है लेस देन 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, पर एनम, ये ध्यान में रखेंगे। प्रति वर्ष जो है 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा इसमें होता है लेह के क्षेत्र में, इसलिए ये सबसे सूखा हुआ क्षेत्र आर्द्र क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट्स, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डू ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट अकर, कह रहा है इसमें से कौन से क्षेत्र में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो हिमाचल नहीं होगा इसका आंसर, तो ये कट गया, ये कट गया, तो अरुणाचल और मिजोरम क्षेत्र में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है ना, ये बेसिकली सपोज ये अपना ये अर्थ है सपोज, हाँ, बीच में हम लोग जानते हैं ये इक्वेटर होता है, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, इधर कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये 0 डिग्री है, ये हम सब जानते हैं, अगर रहता है नॉर्थ साउथ और ये मकर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। या तो ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट क्षेत्र होते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्षेत्र जो होते हैं, या तो भूमध्य रेखा के पास पाए जाएंगे या फिर इस ट्रॉपिक्स के पास, या कर्क और मकर के पास पाए जाएंगे। तो अपना अरुणाचल और मिजोरम जो है इस क्षेत्र में लाइक करता है, क्योंकि और इस क्षेत्र में जो है ना, ये क्षेत्र ट्रॉपिक्स और इक्वेटर के पास होने से काफ़ी गर्म होता है और इसमें सालों साल हमेशा वर्षा होते ही रहता है, ठीक है। दिस एरिया रिसीव्स रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, सालों साल वर्षा होते रहता है यहाँ पे, इसलिए यहाँ के जो वन है, वन में जो भी पेड़ पौधे हैं एक साथ पत्ते नहीं अपने गिराते हैं, दे डू नॉट शेड देयर लीव्स इन द सेम टाइम, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। और इसमें और एक चीज़ और हम ध्यान में रखेंगे कि इस क्षेत्र में कौन कौन से ट्रीज पाए जाते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का कौन कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है, तो अपना रोजवुड है, इबोनी है, महोगनी है, ये सब जो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार वर्षावन
के उदाहरण हैं। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रीजन एंड स्टेट इज नॉट करेक्टली मैच। जैसे कौन सा क्षेत्र और राज्य जो है सही से मैच नहीं है। देखिए डबल AO 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। मतलब इससे ये पता चल रहा है कि अब हम लोग को भारत का जो मैप है इसके बारे में जानकारी, पॉलिटिकल और फिजिकल मैप दोनों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या कौन सा क्षेत्र किधर है। ठीक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, दंडकारण्य, जो कि मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि वायनाड केरला में है, मलनाड कर्नाटक में, विदर्भ महाराष्ट्र में, और ये महाराष्ट्र के ईस्टर्न पार्ट में है। विदर्भ जो है महाराष्ट्र के ईस्टर्न पार्ट में है, माने पूर्वी क्षेत्र में है। ये अपने सुखाड़ से ग्रस्त रहता है क्योंकि बारिश यहाँ ज़्यादा नहीं हो पाता है इस वजह से। ठीक, अब दंडकारण्य की बात करें तो मध्य प्रदेश में तो ये कहाँ है, तो ये छत्तीसगढ़ के ये बस्तर वाला जो क्षेत्र है, बस्तर उस वाले क्षेत्र में पाया जाता है दंडकारण्य। इसका चर्चा रामायण में भी है, हम लोग पहले भी डिस्कस किए इसको, इस क्षेत्र का रामायण में भी डिस्कस चर्चा किया गया है। ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, आंध्रा इस क्षेत्र में पूरा फैला हुआ है और ये बस्तर के समानांतर भी इसको देखा जाता है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन इज मेन बाउंड्री थ्रस्ट MBT सेपरेट्स। ये क्या है मेन बाउंड्री थ्रस्ट और ये क्या सेपरेट करता है, तो पहले इसको देख लेते हैं। हाँ, पहले हम लोग ये बात करते हैं कि किस ये शिवालिक, लेसर हिमालय, ग्रेटर हिमालय इसकी बात करता है। तो एक थोड़ा सा हम लोग आइडिया लेते हैं। लेटर सपोज ये जो अपना है ग्रेटर हिमालय है, ठीक, ग्रेटर हिमालय, इसको हिमाद्री भी कहते हैं हम लोग, हिमाद्री। उसके बाद यहाँ पे है अपना लेसर हिमालय, इसको मध्य हिमालय भी कहते हैं, मिडिल हिमालय, या फिर हिमाचल हिमालय भी कहते हैं, हिमाचल। ठीक, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद जो है अपना शिवालिक का क्षेत्र है, इसको आउटर या बाह्य हिमालय भी कहते हैं, आउटर हिमालय भी कहा जाता है। ठीक, और इसके बाद जो अपना इंडो गंगेटिक प्लेन्स आ जाता है, मतलब गंगा का जो महान मैदानीय क्षेत्र है, मैदानीय भाग है वो आ जाता है, इसको हम लोग कहते हैं इंडो गंगेटिक प्लेन। ठीक है, हम ध्यान रखेंगे। अब ये कह रहा है कि कौन सा बाउंड्री एक दूसरे को, जो ये अलग अलग फॉर्मेशन हिमालय का डिवीज़न जो किया गया है, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक, ये सब, तो कौन सा बाउंड्री जो है किसको सेपरेट करता है, इसकी बात करते हैं। तो जो हम लोग इसकी बात, इस सेपरेशन की बात करें, तो जो ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में जो है अपना मेन सेंट्रल थ्रस्ट होता है, ये इसको सेपरेट करता है। ये ध्यान में रखेंगे, यदि ये पूछा गया है तो ये भी पूछा जा सकता है, MBT पूछा गया तो MCT भी पूछा जा सकता है। और ऐसे ही लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में मेन बाउंड्री थ्रस्ट है। ठीक, ये दोनों को सेपरेट करता है। और शिवालिक या फिर बाहरी हिमालय, बाह्य हिमालय, आउटर हिमालय और इंडो गंगेटिक प्लेन को सेपरेट करने वाला जो थ्रस्ट है उसको कहते हैं मेन फ्रंटल थ्रस्ट, MFT, मेन फ्रंटल थ्रस्ट, ये ध्यान में रखेंगे। तो अपना पूछ रहा है MBT के बारे में, तो ये क्या है, लेसर या मिडिल हिमालय और शिवालिक को सेपरेट करता है। तो ये देखिए कहाँ गया, ऑप्शन बी, शिवालिक एंड लेसर हिमालय। ये ध्यान में रखेंगे कि कौन किसको, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट और मेन फ्रंटल थ्रस्ट। ठीक है, ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन इज द वैली ऑफ फ्लावर्स इज लोकेटेड इन। एक वैली ऑफ फ्लावर्स, ये नेशनल पार्क है, वैली ऑफ फ्लावर्स एक नेशनल पार्क है जो कि यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक, और ये कहाँ पाया जाता है, कहाँ पे अवस्थित है, तो ये गढ़वाल हिमालय में है, ये लोग ध्यान में रखेंगे। ये चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में है, चमोली डिस्ट्रिक्ट कहाँ, उत्तराखंड, UK शॉर्टकट में, तो यूनाइटेड किंगडम नहीं समझेंगे आप लोग। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्वेश्चन इज द पार्ट ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड बिहार आर इंक्लूडेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग और बिहार निम्नलिखित में से कौन से मैदान में पाया जाता है, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, या लोअर गंगा, निचली गंगा का मैदान, या ब्रह्मपुत्र के मैदान में पाया जाता है। देखिए इसके लिए हम यहाँ पे एक लगा दिए हैं, इस मैप को आप लोग देख सकते हैं, इसे आसानी से समझ में आ जाएगा। ये जो है देखिए, इधर राजस्थान प्लेन है, राजस्थान का मैदान है,
सतलुज और यमुना प्लेन है, ये अपर गंगा प्लेन है, ये मिडिल गंगा प्लेन, ये लोअर गंगा प्लेन, ये वाला क्षेत्र, और ये ब्रह्मपुत्रा प्लेन है। अब क्वेश्चन कर रहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार कौन से क्षेत्र में आएगा। तो ये हम लोग जान रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश, ये बिहार अपना, ये पूर्वी क्षेत्र और पूरा बिहार, ये जो है मिडिल गंगा के क्षेत्र में आता है, यूपी, ईस्टर्न यूपी एंड बिहार। तो इसका आंसर जो हो जाएगा अपना मिडिल गंगा का प्लेन, ठीक है। इसका डिवीजन ऐसे ही किया गया, अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन, लोअर गंगा प्लेन। तो अपर गंगा प्लेन जो है इसमें कौन कौन सा स्टेट आता है, तो अपर गंगा प्लेन में उत्तराखंड प्लस नॉर्दर्न यूपी, ठीक है, उत्तरी, और ये उत्तरी उत्तर प्रदेश जो है ये आता है। मिडिल का हम लोग देख लिए कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार आता है, और लोअर क्षेत्र में जो है बंगाल का जो क्षेत्र है ये आ जाता है, लोअर गंगा प्लेन में ये आ जाता है अपना बंगाल का क्षेत्र। एक फैक्ट इसमें याद रखेंगे, जो बिहार का जो किशनगंज जिला है, यहाँ पे किशनगंज जो कि बंगाल से सटा हुआ बॉर्डरिंग एरिया है, और ये बिहार का सबसे पूर्वी जिला माना जाता है। तो किशनगंज के बारे में हम लोग जान लें थोड़ा सा, बिहार स्पेशल के लिए इम्पोर्टेंट है। किशनगंज जो है अपना लोअर गंगा मैदान में आता है, ठीक है, लोअर गंगा प्लेन में लाई करता है, क्योंकि बॉर्डर एरिया पे है इसलिए, ठीक है। और ब्रह्मपुत्रा प्लेन की बात करें तो ये असम में है, ये हम सभी जानते हैं, ठीक है। और हाँ, ये इसी लोअर गंगा प्लेन में सुंदरवन डेल्टा भी है, सुंदरवन डेल्टा, ठीक है, जो कि अपना वेस्ट बंगाल के इधर ये फॉर्मेशन होता है, डिपोजिशन ऑफ जो सेडिमेंट्स है गंगा और ब्रह्मपुत्रा के द्वारा, इसके द्वारा बनता है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा इसको माना जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द क्वेश्चन इज इंद्रावती सबरी रिवर्स इन दंडकारण्य आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ। देखिए पहली बात तो ये कीवर्ड पकड़ी, दंडकारण्य। अभी तक 3-4 क्वेश्चन दंडकारण्य से हम लोग करवा चुके हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे, कई बार पूछा गया क्वेश्चन, CDPO में पूछा इस बार। कहता है इंद्रावती सबरी रिवर जो है दंडकारण्य क्षेत्र में किसका सहायक नदी है। तो ये जो है ना गोदावरी का सहायक नदी है, ठीक। देखिए गोदावरी की बात करें तो गोदावरी जो है लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा नदी है, ठीक है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, दक्षिण गंगा, गोदावरी को दक्षिण गंगा के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसी नदी के ऊपर जो है एक इम्पोर्टेंट इरिगेशन सिंचाई प्रोजेक्ट है, कालेश्वरम प्रोजेक्ट जो है गोदावरी नदी पे ही स्थित है, ठीक है। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन इज लीपू लेक इज लोकेटेड इन। लीपू लेक कहाँ लोकेटेड है, तो लीपू लेक जो है वो काफ़ी चर्चा में रहा है कई बार, ये लीपू लेक और काला पानी, लिम्पे अधूरा, ये सब तो ये उत्तराखंड में है, ठीक है। और लीपू लेक जो है अपना, लीपू लेक पास जो है लीपू लेक दर्रा, ये इंडिया अपने देश में, इधर चाइना और नेपाल तीनों के बॉर्डर पे अवस्थित है, ठीक। और इसी लीपू लेक होके ही कैलाश मानसरोवर का जो यात्रा होता है, कैलाश मानसरोवर का यही रूट है, ठीक, मानसरोवर का यही रूट है। यहाँ पे सिक्किम है, तो सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में 2-3 इम्पोर्टेंट दर्रा है, इसको देख लेते हैं। इसमें कि नाथुला है, नाथुला, नाकुला, जलेपला, ये सब सिक्किम में है। और ना ये ला क्यों लगा होता है, ला का मतलब भी होता है दर्रा यानी पास, ये हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोहतांग पास कनेक्ट्स द वैलीज ऑफ। देखिए दर्रा से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर में पूछा गया, फिर 29 बिहार जुडिशियल सर्विस में भी पूछा गया है, ठीक है। तो पास वगैरह थोड़ा सा देख लेंगे। कुल मिला के फिजियोग्राफी तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो अपने भारत में क्या किस चीज़ का क्या अवस्थिति है ये तो जानना जरूरी ही है ना। तो क्वेश्चन है कि रोहतांग पास किसको कनेक्ट करता है, तो रोहतांग पास जो है कुल्लू और लाहौल स्पीति को कनेक्ट करता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ओके। ये रोहतांग पास जो अपने पीर पंजाल रेंज के में है, पीर पंजाल जो श्रेणी है हिमालय का, पीर पंजाल रेंज उसमें पड़ता है, हिमाचल में, ठीक, ये ध्यान में रखेंगे हम लोग। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एट द एंड ऑफ इट माउंटेनस जर्नी इट अटॉक द इंडस रिवर इज ज्वाइंड बाई विच रिवर फ्रॉम अफगानिस्तान। देखिए, तो पहले तो अभी सिंधु नदी के बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो सिंधु नदी समझौता, सिंधु जल समझौता था, वो काफ़ी चर्चा में रहा। पाकिस्तान को वाटर सप्लाई रोक दिया गया था। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इंडस रिवर का, जो सिंधु नदी का जो प्रवाह तंत्र है, इसको एक बार देख लेंगे। इसे एक क्वेश्चन फिक्स रखिए कि आना ही आना है। तो इसमें कह रहा है कि अफ़गानिस्तान से कौन सा नदी जो है आके मिलता है इस सिंधु नदी में। तो इसका आंसर हो जाएगा काबुल रिवर। काबुल नदी जो आके मिलता है सिंधु में, अटक के पास। ठीक है, और ये काबुल नदी जो है हिंदू कुश जो माउंटेन है वहाँ से निकलता है, अफ़गानिस्तान से, ये ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट नदी है आमू दरिया। आमू दरिया इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ सेंट्रल एशिया। कह रहा है कि आमू दरिया जो है ना, एक सबसे लंबी नदी में से एक है। कहाँ? तो मध्य एशिया का सबसे लंबा नदी में से एक इसको माना जाता है। ओके, ये सेंट्रल एशिया का क्षेत्र जो है, ये इसमें कौन कौन से देश आते हैं आपको पता है? चलिए हम बता देते हैं। एक कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, और क्या बच रहा है? उज्बेकिस्तान। KKTTU 5 देश है। ठीक है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो तान तान है तो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, अजरबैजान नहीं लगा देना है। ठीक है, ये 5 देश हैं। इसमें आप कमेंट करके बताएंगे कि चाइना से ताजिकिस्तान या क्या तुर्कमेनिस्तान कौन सा बॉर्डर शेयर करता है? चीन से ताजिकिस्तान या तुर्कमेनिस्तान, कौन सा देश जो है सेंट्रल एशियन कंट्री बॉर्डर शेयर करता है चाइना से? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्वेश्चन इज इंडियाज टेरिटोरियल लिमिट एक्सटेंड्स टुवर्ड्स द सी अप टू हाउ मेनी नॉटिकल माइल्स या किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट। ठीक है, कह रहा है कि जो भारत का जो टेरिटोरियल लिमिट है कहाँ से कहाँ तक फैलता है। तो जो ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 12 नॉटिकल माइल। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ये टेरिटोरियल सी अपना 12 माइल्स है, 12 नॉटिकल माइल्स। उसके बाद कॉन्टिग्यूअस जोन यहाँ से बेस लाइन है अपना, यहाँ से 24 माइल। और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ध्यान में रखेंगे 200 नॉटिकल माइल होता है, ये ध्यान रखने की चीज़ है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, टेरिटोरियल सी, कॉन्टिग्यूअस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और ये नॉटिकल माइल की बात करें तो एक नॉटिकल माइल में कितना किलोमीटर होता है? एटलीस्ट हम लोग को ये पता होना चाहिए। तो 1.852 किलोमीटर होता है एक नॉटिकल माइल में। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द क्वेश्चन इज द साउदर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया इज नोन एज। कह रहा है कि दक्षिण, क्या कह रहा है, पूर्वी कोस्टल प्लेन, पूर्वी तटीय मैदान जो है उसका सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो दक्षिणतम भाग जो है उसको किस रूप से जानते हैं? तो देखिए, ये हो गया अपना पूर्वी तटीय मैदान, और उसका दक्षिणतम बिंदु ये। तो यहाँ से यहाँ इसको कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, और इसी तरीके से हम बाकी सभी देख लेंगे। तो देखिए, ये कच्छ का एरिया है, ये पूरा काठियावाड़ क्षेत्र कहा जाता है। इसको महाराष्ट्र से लेके गोवा तक, ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र से गोवा तक कोंकण कोस्ट कहा जाता है। और ये फिर ये कर्नाटक वाला क्षेत्र है, इसको कन्नड़ कोस्ट कहा जाता है। केरल वाला जो क्षेत्र है पूरा कोस्टल एरिया, इसको मालाबार कोस्ट कहते हैं। इधर तमिलनाडु से लेके हाफ ऑफ द आंध्र प्रदेश तक कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल कोस्ट है। और यहाँ फिर आंध्र प्रदेश का थोड़ा सा इधर से लेके छत्तीसगढ़ के हाफ तक उत्तरी सरकार या नॉर्दर्न सरकार है। और फिर यहाँ थोड़ा सा छत्तीसगढ़ का उड़ीसा का पार्ट है यहाँ पे, यहाँ से लेके ये उड़ीसा है, उड़ीसा से ये लेके और ये बंगाल तक का उत्कल कोस्ट है। तो ये थोड़ा आप लोग ध्यान में रखेंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो BPSC हो या TRE हो, किसी भी पूछ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा कोस्ट लाइन की बात करें यहाँ पे हम लोग, तो भारत का जो कोस्ट लाइन था, इंडियाज कोस्ट लाइन कितना दूर में फैला हुआ है? तो ये जो है 7516 मतलब 7516.6 किलोमीटर में है। ठीक, ये 13 स्टेट एंड यूटी को से टच करता है, स्टेट्स एंड यूटीज, 13 स्टेट्स एंड यूटीज। ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल लगभग 1-2 सप्ताह पहले एक रिपोर्ट आया है, किसका? तो नेशनल
ध्यान में रखेंगे, क्या पता करंट में पूछ दिए क्वेश्चन। हाइड्रोग्राफिक ऑफिस, ठीक। ये जो है ना अपने साथ, ये सर्वे ऑफ इंडिया के साथ मिलके, सर्वे ऑफ इंडिया के साथ मिलके एक रिपोर्ट जारी किया है। उसमें इसने कहा है कि भारत का कोस्ट लाइन जो है, तटीय सीमा जो है काफ़ी बढ़ गया है, और अभी जो है वो वर्तमान में 11,000 सॉरी हाँ 11,098.81 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है अभी भारत का। पहले 7516.6 किलोमीटर, और वर्तमान में ये इतना है, ये ध्यान में रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट लोकेटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट। कह रहा है कि पश्चिमी तट पे इसमें से कौन सा जो है बंदरगाह या पोर्ट जो है लोकेटेड नहीं है, स्थित नहीं है। अरे सॉरी, तो इसका आंसर जो हो जाएगा एन्नोर पोर्ट हो जाएगा। एन्नोर, देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एन्नोर जो है, एन्नोर, चेन्नई, तूतीकोरिन, विशाखापत्तनम, पारादीप, कलकत्ता, ये सब जो है अपना पूर्वी तट पे है, पूर्वी तट पे, ठीक। और ऐसे ही देखिए JNPT हो गया अपना, ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, कांडला ये हो गया, न्यू मैंगलोर ये हो गया, फिर मरमुगांव, मुंबई, कोची, ये सब जो है अपना पश्चिमी तट पे है, पश्चिमी तट पे, पश्चिमी तट पे, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसलिए भारत का मैप जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो दिमाग में छप जाना चाहिए आप लोग को, ठीक है, क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन पूछ दे रहा है इसमें। आई लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइलैंड आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द 10 डिग्री चैनल। कह रहा है कि 10 डिग्री चैनल से कौन से आइलैंड को सेपरेट किया जाता है। तो हम जानते हैं काफ़ी आसान क्वेश्चन, और ये देखिए UPSC में पूछा गया 2014 में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योग्राफिकली क्लोजेस्ट टू ग्रेट निकोबार। कह रहा है इसमें से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट क्या है, नज़दीक में कौन है। देखिए UPSC फिर पूछा है 2017 में, और ये पूछा 2014 में। कुल मिला के अंडमान निकोबार से रिलेटेड क्वेश्चन दोनों बार पूछा गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सुमात्रा हो जाएगा, क्योंकि सुमात्रा जो है ये ग्रेट निकोबार से 180 किलोमीटर के दूरी पे उसके दक्षिण में, ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है, ये हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। सुमात्रा ये इंडोनेशिया आइलैंड जो है उसमें आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द क्वेश्चन इज तेलंगाना स्टेट इज सराउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्टेट। कह रहा है तेलंगाना से कौन कौन सा राज्य का बाउंड्री टच करता है, कुल मिला के ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो काफ़ी देखा जाए तो इजी भी है और टफ भी है, रीजन बीइंग कि इतना आपको स्पेसिफिक याद रखना होगा। तो देखिए जैसे यहाँ पे तेलंगाना की बात करिए, तेलंगाना है, तेलंगाना से किसका, तो छत्तीसगढ़ का बाउंड्री टच हो रहा है, महाराष्ट्र का हो रहा है, कर्नाटक का हो रहा है, आंध्र का हो रहा है, आंध्र प्रदेश का, ना तमिलनाडु का हो रहा है, ना मध्य प्रदेश का हो रहा है, ना ये उड़ीसा का। कहाँ ये ऑप्शन में उड़ीसा दे सकता है, ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे देखिए काफ़ी ट्रिकी है, उड़ीसा नहीं टच कर रहा है, इसे सेपरेट हो जा रहा है आंध्र प्रदेश से, ठीक है। तो 4 स्टेट से इसका बाउंड्री शेयर हो रहा है। कौन कौन सा स्टेट हो गया अपना, ये महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक, आंध्र, छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन सी आसान भी है और थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन भी है, इसलिए मैप को रिवाइज करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये ध्यान में रखेंगे आप लोग। देखिए अब लास्ट क्वेश्चन है अपना, हाँ ये लास्ट ही क्वेश्चन है। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैव ए कॉमन बॉर्डर विथ म्यांमार। देखिए कह रहा है म्यांमार से कौन कौन से राज्य जो अपना सीमा साझा करता है, ये भी देखिए ट्रिकी क्वेश्चन है, आसान है लेकिन ट्रिकी है। बहुत लोग असम इसमें टच, ये क्या कहते हैं, टिक मारेंगे, लेकिन असम देखिए, असम जो है अरुणाचल से सराउंडेड है पूरा, ठीक है। तो ये अरुणाचल प्रदेश हो गया अपना, फिर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो 4 राज्य जो है अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये जो है म्यांमार से बाउंड्री टच करता है। इसको आप कैसे ये कर सकते थे, एलिमिनेट कैसे करते, तो यहाँ पे आप असम देखते, असम से इसको छांट देते। इस ऑप्शन में त्रिपुरा देखते, त्रिपुरा हम जानते हैं कि बांग्लादेश से 3 साइड से घिरा हुआ है, इसे चला जाता है यहाँ पे। तो इस एक ही ऑप्शन बचता है अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर, ठीक है।
अब देखिए इसमें कुछ और फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। एक एक्स्ट्रा फैक्ट मुझे याद आ रहा है कि हाल फिलहाल में करंट का फैक्ट है कि एक फ्री मूवमेंट रिजाइम हुआ करता है, फ्री मूवमेंट रिजाइम, जो कि भारत जो है इसके साथ भारत और म्यांमार के बीच में ये होता था। ठीक, फ्री मूवमेंट रिजाइम क्या कहता है कि जो बॉर्डर एरिया है उसके 16 किलोमीटर क्षेत्र तक भारत के तरफ भी और म्यांमार के तरफ भी वहाँ के जो लोग हैं विदाउट वीज़ा, बिना वीज़ा के आ जा सकते हैं। ठीक, लेकिन फ़िलहाल अभी हाल ही के दिनों में भारत ने इस फ्री मूवमेंट रिजाइम को, FMR को टर्मिनेट कर दिया है, रद्द कर दिया है। म्यांमार के साथ क्या कर दिया है, रद्द कर दिया है भारत ने। ठीक है, याद रखेंगे हम लोग, टर्मिनेशन हो गया इसका। ऐसा क्यों किया गया है, तो ऐसा माना जा रहा है कि ये जो है कि अपने बॉर्डरिंग एरिया में आजकल इलीगल एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो रहा है, जिसको कहा जाता है इलीगल क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज़ बढ़ गया है। ठीक है, हथियारों का तस्करी, ये जो मणिपुर में अभी इतना मैटर हो गया था, इस सब की वजह से इसको बैन कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, तो आज अपना इंडियन फिजियोग्राफी ख़त्म हो गया। मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में और अपना इंडियन ज्योग्राफी का किसी नेक्स्ट टॉपिक को उठाएंगे और उसको अच्छे से नस्तनाबूद करने की कोशिश करेंगे। चलिए लोग एंजॉय करते रहिए।